भोजन कैसा दिया जा रहा है, बच्चे को पोशाक की राशि, जो पोशाक क्या मिला है, तो सब कुछ की जांच करती है। उसमें अगर जहां भी आप फिसड्डी पकड़ेंगे तो आपका मार्किंग रॉन्ग होगा। जैसे कॉलेज में ही नेक का ग्रेडिंग होता है, फिर नेक ग्रेडिंग करके यूजीसी को देता है, तब आपको उससे यूजीसी से ग्रांट मिलेगा, नहीं तो ग्रांट रुक जाता है। तो जो डेवलपमेंट वर्क के लिए यूजीसी से या गवर्नमेंट से या अन्य किसी संस्था से फंड लेनी है, तो उस काम को करना होगा। जैसे बिहार के पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, इन सब यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट क्षेत्र के कंपनियों को, प्राइवेट क्षेत्र के अमीर लोगों को कहा है कि आप लोग यहाँ का मेंबरशिप लीजिए और यहाँ डेवलपमेंट वर्क के लिए, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के लिए या संस्थान में भवन के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए या अन्य कोई और कोर्स हम चला सके, उसके लिए फिनांस की आवश्यकता है। तो उसको बुलावा किया है, एक मीटिंग बुलाया है कि कौन कौन लोग इसमें इच्छुक है। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में 80 से 90% खर्च जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज का, वो कौन उठाता है, या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज सबका, वो प्राइवेट क्षेत्र के लोग उठाते हैं, प्राइवेट क्षेत्र के उद्योगपति लोग उठाते हैं। अपने देश में उलट है, अपने देश में लोग प्राइवेट क्षेत्र के लोग आकर के इसमें पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल खोल करके, ट्रस्ट बना करके, ट्रस्ट के नाम पर खर्च दिखा करके सारे पैसे को इधर से उधर कर रहे हैं। जितना भी यहाँ प्राइवेट स्कूल चलता है वो किसी ना किसी ट्रस्ट के अधीन है। आप जब उसके अंदर में जाएंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मनीष आगे लिखिए, यहां तक समझ गए ना? हाँ, स्टार्ट देखिए, लिखिए कि बिहार में निर्भरता अनुपात, बिहार में निर्भरता अनुपात अधिक है। बिहार में निर्भरता अनुपात अधिक है क्योंकि यहां जन्म दर अधिक है, क्योंकि यहां जन्म दर अधिक है। अब देखिए, 0 से 18 साल के बच्चों की संख्या बिहार में 40% के आसपास है, उससे अधिक है। तो ये निर्भरता, डिपेंडेंट पॉपुलेशन इसको कहा जाता है। एक ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हुआ, और दूसरा 60 वर्ष 59 वर्ष से जो ऊपर के पॉपुलेशन होता है उसको भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ही कहा जाता है। यानी जब वो कार्य क्षमता उसकी घट जाए या कार्य ना करे, तो नौकरी पैसे वाले लोग तो कम ही होता है, जिसको पेंशन मिलता है तो डिपेंडेंट मान लो नहीं होता। लेकिन फिर भी डिपेंडेंट किस मुद्दे में होता है, जब उसको एक गिलास पानी चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता, उसके लिए एक आदमी चाहिए उसको। इसीलिए 0 से 18 और 59 वर्ष से ऊपर के पॉपुलेशन को माना जाता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो जन्मदर अधिक होने के कारण बिहार में ये अनुपात अधिक है, इसकी संख्या अधिक है। लेकिन अपने राज्य में 0 से 18 नहीं, 0 से 35-40 वर्ष तक के व्यक्ति को डिपेंडेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि 0 से 40 वर्ष तक के बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गार्जियन से पैसे लेकर के। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ जो मैंने उधर बात की थी हुनर की, स्किल की, नहीं एक्सेलेंस डिपार्टमेंट की, दिखाया है ना सब उधर, वो सबको रिपीट करना, पढ़ना थोड़ा सा। तो उन सब की जरूरत है, नेक जरूरत है, यानी कि गवर्नमेंट को नेक दिल से इसको फोकस करके, क्योंकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है उसको एक ये एजुकेशन भी जाना चाहिए कि आप 18, 20, 25 वर्ष के हो गए तो कुछ ना कुछ पॉकेट मनी आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज करना होगा, कुछ आपको पढ़ा करके कहीं थोड़ी दूर काम करके लेना होगा। क्योंकि जितना डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ता है उतनी आर्थिक बोझ बढ़ती जाती है गार्जियंस पर या फैमिलीज पर। तो इसीलिए उस आर्थिक बोझ को आप कम करेंगे तो दूसरे जगह उस पैसे को खर्च जाएंगे। तब जब सर्वे होगा, तब जो नीति आयोग आएगा ना, और देखेगा कि नहीं अब यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वास्तव में दिखता है। आपके पास बहुत पैसा है, ना कहीं सड़क है, ना बिजली है आपके घर में, ना अच्छे इंटरटेनमेंट के साधन है, ना अच्छे खान पान का साधन है, तो फिर वो जो है नीति आयोग आपको गलत मार्किंग कर देगा। डेवलपमेंट का जो एक सिनेरियो होता है, एक उसका जो देता है लेवल, उस लेवल में जो जो चीज जुड़ा हुआ वो जब तक दिखेगा नहीं तब तक कैसे देगा। इसीलिए डिपेंडेंसी पॉपुलेशंस को ये बताना होगा, उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी ही होगी कि 18 वर्ष से जैसे आप ऊपर होते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ काम करने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखिए, तब जो है ये डिपेंडेंसी घटेगा।
नहीं तो जब तक लोग तैयारी करता है गार्जियन पर डिपेंड होकर के करता है और इकोनॉमिक बोझ बना हुआ रहता है गार्जियन के ऊपर भी और राज्य के ऊपर भी। जब तक आप कुछ अर्न नहीं करते हैं तब तक आप क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। जहां भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होगा, अगर इकोनॉमी ग्रोथ भी कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो ग्रोथ तो कर रहा है, कहीं ना कहीं काम का कमी है ना। जिस प्रकार के लोग हैं काम चाह रहे हैं उस प्रकार की काम का वहां अभाव है। ठीक है, आगे लिखिए। बिहार में 58 राष्ट्रीय उच्च पथ है। 58 राष्ट्रीय उच्च पथ है। राष्ट्रीय उच्च पथ है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत, राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में 332 किलोवाट आवर हो गई है। 332 किलोवाट आवर हो गई है, यानी कि प्रति घंटे जो है 332 किलोवाट राज्य में बिजली की खपत होती है। तब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि हाँ प्रति व्यक्ति, हाँ राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में एक वर्ष में 332 किलोवाट प्रति आवर हो गई है। तो इसमें से देखिए ज्यादातर बिजली की खपत कहाँ होती है? औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, तो उस सबको एक साथ लिया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत आदमी के यहाँ एक ही बल्ब है ना, जो गरीब बस्ती होता है वहां एक बल्ब फ्री में दिया गया है, पता है ना तुम लोगों को? हाँ, तो ये है आपको प्रति व्यक्ति, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रति व्यक्ति इनकम इतना 1000 रुपया है, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया है प्रति वर्ष, है ना। लेकिन जब वास्तव में देखोगे तो एक व्यक्ति को पता चला कि 5,000 नहीं है, 10,000 नहीं, उससे कम ही है, और एक व्यक्ति का इनकम लाख करोड़ में है प्रति वर्ष। तो उसी चीज को गवर्नमेंट को बांटना है कि जिसकी इनकम और अधिक है उस पर और क्या टैक्स लादा जा सकता है, या उसके पैसे को बिजनेस या व्यापार में कहां इन्वॉल्व कराया जा सकता है, जिससे राज्य के उन लोगों को जिनकी प्रति वर्ष इनकम कम है, परिवार या जो भी सदस्य के प्रति, उन लोगों को रोजगार मुहैया उपलब्ध करा के उसके अर्थव्यवस्था को, उनके इकोनॉमी को कैसे बड़ा किया जाए, उनके इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये दिखता ही है कि राज्य में इतने महंगे पटना में जमीन बिक रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, तो कुछ व्यक्ति के पास तो पैसे हैं, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। तब तो 20 लाख 25 लाख कीमत वाली गाड़ी भरमार पड़ा हुआ है सड़कों पर। लेकिन फिर जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो फिर वहां मोटरसाइकिल ही दिखता है, या इक्का दुक्का गाड़ी दिखती है, फिर साइकिल दिखता है, या तो वो भी नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं आज भी अपने देश में पोशाक बांटा जाता है, मिड डे मील है, आपको साइकिल बांटा जाता है। तो ये सब जो, या आंगनबाड़ी केंद्र है, या इतने बच्चे में न्यूट्रिशन का प्रभाव है, आज भी पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक बच्चे न्यूट्रिशन में कमी में जो है वो बिहार, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों में ही है, झारखंड, इन सब, उसमें भी बिहार के कुछ इलाके में ये परसेंटेज ज्यादा है उन राज्यों से भी, क्योंकि उन राज्य में एक तो स्पेशल फंड भी मिलता है आदिवासी क्षेत्र होने का, साथ ही साथ वहां के सरकार ने भी उसको फोकस करके काम किया है ना। यहाँ तो प्रोग्राम को चला दिया जाता है और उसका जो है श्रेय ले लिया जाता है, लेकिन उन काम को सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी नहीं की जाती है
कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो पोषाहार बंटता है, जो किशोरी पोषाहार दिया जाता है या बाल पोषाहार दिया जाता है, या माता के गर्भ में जब बच्चे होते हैं गर्भवती माताओं को दिया जाता है, वास्तव में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं, इसका क्वालिटी है कि नहीं और दिया जा रहा है कि नहीं, इसकी बराबर निगरानी होकर उसको एरिया वाइज फोकस करनी चाहिए कि आम लोग को भी पता हो कि हाँ वास्तव में ये काम बेहतर हो रहा है। ठीक है मनीष? तो प्रति आवर ये बढ़ा है, तो बिजली की खपत वास्तव में बढ़ा है कि हर एक गांव में बिजली पहुंच भी गई है। तो ये तो डाटा कहीं से गलत नहीं है, सही है, क्योंकि मैं इंटीरियर से इंटीरियर के गांव में गया हूं तो देखा हूं बिजली पहुंच ही गया है। आगे लिखिए स्टार दे करके, बिहार में 0 से 18 वर्ष के बच्चे की आबादी, 0 से 18 वर्ष के बच्चे की आबादी 48% है। बच्चे की आबादी 48% है। यहां तक फिनिश हो गया मनीष? ठीक है। हाँ, पैराग्राफ के लिखिए, पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को, पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को, पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को, 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन, पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के, पक्षी उत्सव कलरव क्या बोले सर? लिखिए, 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव, और ब्रैकेट में लिखिए कलरव, कलरव, जो कलरव उसकी आवाज को कलरव कहा जाता है। पक्षी उत्सव कलरव का, कलरव का आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित, जमुई जिले के झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी, नागी, नौ में आका, गौ में दीर्घी का, नागी नकटी पक्षी, नागी नकटी पक्षी अभयारण्यों में, नागी, नौ क में दीर्घी का, नकटी पक्षी अभयारण्यों में किया गया। देखिए, जैसे हमने कहा ना कि हर एक क्षेत्र पर आपको ध्यान देना होगा। कोई क्षेत्र अछूता रहेगा तो आप पिछड़ेंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि पर्यावरण
पर्यावरण के अंतर्गत ये जरूरी है कि जितने भी जीव जंतु है उसकी संरक्षण बहुत आवश्यक है, चाहे वो अपने राज्य में जहां जहां इस प्रकार के चीज देखते हैं कि बाहर से पक्षी आते हैं, अपने राज्य के विशिष्ट पक्षी है, तो उस सब की संरक्षण जरूरत है। उसके शिकार करने वाले को निगरानी के तहत देखा जाए कि उसके शिकार न करे। उन क्षेत्रों में आम जनता में जन जागरण होनी चाहिए कि किसी भी प्रजाति के पशु पक्षी को अगर वो खत्म होता है, उसको हम मार देते हैं अपने लाभ, तत्काल लाभ के लिए, तो आने वाले समय में ये पर्यावरण के लिए क्षति है ना। आने वाले समय में ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्गामी परिणाम इसका हो सकता है। ये इस प्रकार की जनजागरण उन क्षेत्रों में करना चाहिए जहां जहां इस प्रकार के अभयारण्य है या जहां जहां इस प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखना बहुत जरूरी है। अगर मूल कर्तव्य में से 10-11 कर्तव्य जो है, उस कर्तव्य में एक ये भी कर्तव्य है कि पशु पक्षी के प्रति, पर्यावरण के प्रति आपको दया भाव रखना ही होगा। ठीक है, अब देखिए कि आपको 3 कॉलम बनाना होगा। क्या बनाना होगा धर्मेंद्र? हाँ, 3 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम में लिखो विवरण, ये बड़ा कॉलम होगा। पहला कॉलम क्या होगा? विवरण। लिखे? दूसरा कॉलम लिखो 2020-21 का 2020-21 का बजट, 2020-21 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन, 2020-21 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन करोड़ रुपये में। तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया धर्मेंद्र, पुष्पा? हाँ, बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन, आकलन ने प्राक्कलन करोड़ रुपये में। हाँ, तीसरा कॉलम है 2021-22 का बजट प्राक्कलन करोड़ रुपये में। हाँ, सबसे पहले जो पहला कॉलम है विवरण, जिसमें लिखो, उसमें लिखो कुल राजस्व प्राप्ति। जैसे बजट के बारे में, अपने राज्य में बजट के बारे में क्या क्या मद है, कितने आते हैं और कितने हम खर्च करते हैं, कितना प्राप्ति होता है और क्या हमारा घाटा है, केंद्र से क्या प्राप्ति होता है, कर के रूप में क्या आता है, राजस्व के रूप में क्या आता है, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्ति, पहला विवरण। विवरण के नीचे क्या लिखोगे? हाँ, नंबर 1 देके लिखो कुल राजस्व प्राप्ति। लिखो 1,74,000। दूसरा कॉलम में 2021 में प्राप्ति, कुल राजस्व प्राप्ति लिखे विवरण के नीचे, लिखे कि नहीं? हाँ, उसके बाद वहां पर लिखो दूसरा कॉलम में 1,74,239.83। 1,74,239.83, 83। अब तीसरा कॉलम में, जिसमें 21-22 का बजट प्राक्कलन लिखे हो करोड़ में, उसमें लिखो
हाँ, उसमें लिखो 1,86,000, 1,86,000, 1,86,267.29, 1,86,267.29। यहां तक फिनिश हुआ? ठीक है, चलो आगे लिखो। दूसरा विवरण के नीचे दूसरा आइटम है राज्य सरकार का राजस्व। राज्य सरकार का राजस्व यानी रिवेन्यू। राज्य सरकार को कितना रिवेन्यू आता है? हाँ, इसमें लिखो दूसरा कॉलम में 42,589.28, 42,000 42,589.28। तीसरा कॉलम में 21-22 में 40,555.47, 40,555.47। इसमें देखते हो कि ना कि 20-21 से 21-22 में घटा करके दिखाया गया। क्यों दिखाया गया घटा करके? इसलिए दिखाया गया कि कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार पर असर ना हो, है ना। जो असर दिखा उसके वजह से अनुमान लगाने में ये किया, लेकिन बेहतर इकोनॉमी रहा है। कुछ क्षेत्रों में गड़बड़ रहा है तो कुछ क्षेत्रों में बेहतर रहा है। हाँ, यहां तक लिख लिए 40,555.47। पुष्पा, अब तीसरा संघीय करों में राज्य का हिस्सा। संघीय करों में राज्य का हिस्सा। राज्य को कितना प्रतिशत मिलता है? पुष्पा, वर्तमान समय में संघीय करों में जो प्रथम वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है उसके अनुसार कितना प्रतिशत मिलता है? ओ, इकोनॉमी नहीं पढ़ी है क्या? ओ, 42% मिलता है। कितना मिलता है? हाँ, पहले ये 29 से 31% था, उसको बढ़ा करके 41% 42 से 43% किया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यों के हिस्सा 60% कीजिए और केंद्र 40% रखे, क्योंकि अल्टीमेट विकास तो राज्य का ही करना है ना। तो राज्य को स्वतंत्र रूप से पैसे दे दीजिए ज्यादा, है ना। केंद्र को जितने इनकम होते हैं उसमें से कहता है 60% में सभी राज्यों को बांट दीजिए, 40% आप रख लीजिए। तो 60% राज्यों को दे देगा तो राज्य का विकास बेहतर होगा। लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। जब ये राज्यों का संघ है तो राज्य को विकास के लिए ज्यादा पैसा मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्रीय सरकार सदैव चाहता है कि अब मेरा प्रभुत्व बना रहे, इसके लिए वो फंड पर अपना वरदस्त रखता है। लेकिन कभी कभी कुछ केंद्र सरकार ऐसे आते हैं कि कुछ राज्य को हाशिए पे छोड़ देते हैं। जैसे बिहार को कई वर्षों तक हाशिए पे छोड़ दिया। एक समय था कि आप जब बिहार को गौर से देखेंगे तो मात्र बिहार में गंगा नदी पर 4 ही पुल था। 2006 तक गंगा नदी पर मात्र 4 पुल थे।
ठीक है। और वर्तमान समय में 16 पुल हो गया और बढ़ने की संभावना है। कोसी नदी पर एक भी पुल नहीं था, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में कोसी नदी पर हर 20 से 25 किलोमीटर पर एक पुल, यानी 4 से 5 पुल, 3 पुल तो बन के रेडी है, चौथा भी बन रहा है। यानी कि आने वाले समय में कोसी नदी पर भी 6 से 7 पुल हो जाएगा, यानी हर 15 किलोमीटर पर एक पुल क्रॉस करने के लिए इधर से उधर आपको पूर्वी तटबंध से पश्चिमी तटबंध के बीच हो जाएगी। अभी 3 पुल रनिंग स्टेज में है, चौथा कंप्लीट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकास की रफ्तार है ये तीव्र हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, केंद्र से मदद भी चाहिए। इसमें कुछ केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए हैं, कुछ राज्य सरकार भी बनाए हैं, ठीक है। जैसे जो दीघा पुल है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, रेलवे पुल जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, और फिर जो गांधी सेतु है वो केंद्र सरकार के द्वारा, उधर वाला जो बन रहा है केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और इधर वाला जो मेंटेनेंस कार्ड चल रहा है वो राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है जो पहले से थी। क्या लिखे हैं? संघीय करों में राज्य का हिस्सा। इसी का मैंने चर्चा कर रहे थे कि संघीय कर जो होता है, संघ सरकार को जितने प्रकार के, एक तो जीएसटी है, तो जीएसटी में तो राज्य का जो बना हुआ है कि हमारे राज्य में जो सेल आउट होगा उसका आधा केंद्र लेगा और आधा हम ले लेंगे। जीएसटी में बता हुआ है, एसएसटी और सीएसटी एकदम कर दिया गया है। नहीं पता है ना आप लोगों को कि जो 5%, 12% जीएसटी पढ़े हो कि नहीं? जी सर पढ़े। हाँ, कुछ लोग पढ़े हो, कुछ लोग नहीं पढ़े हो। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें 4% का कर है, 5 है, 12 है, 18 है और 28% है। 28% तो लेविस और वो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह पर है, जिसमें कल परसों के पेपर में मैंने पढ़ा था कि 2 व्हीलर का जो 28% आप रखे हैं जीएसटी, वो कम कीजिए, उसको 12%, 18% के लाना चाहिए, उसको 12% के अंदर रहना चाहिए। 2 व्हीलर जो है वो गरीब वर्ग के लोग मुख्य रूप से खरीदते हैं। मध्यवर्गीय लोग की गाड़ी है। हाँ, क्या लिखे? संघीय करों में राज्य का हिस्सा लिखिए 78,896.44, 78,896.44, ये 2021 में लिखिएगा, ठीक है। 78,896.44, सब ये करोड़ में, ऊपर में डाटा में आप करोड़ लिख दिए हैं ना? यस। हाँ, 21-22 में लिखिए 91,180, 91,180, 91,180.60. हाँ, नेक्स्ट केंद्र से ये है 21-22 में 91,180.60, 91,180.60, ये 21-22 में ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान, चौथा, केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान। लिखे केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान। मनीष, पुष्पा, केंद्र से प्राप्त सहायक अनुदान 52,754.10, 52,754.10, हाँ 10, ये है 20-21 में। और 21-22 में लिखिए 54,531.80,
54,531.21। 2021 में लिखो 52,754, 52754, 52,754.10 और 21-22 में लिखो 54,531.21। अब पांचवा लिखो राजस्व व्यय। राजस्व व्यय राजस्व व्यय देखो 1,79,000 1,79,000 1,79,426.40 1,79,426.40 और 21-22 में लिखो 1,77,000 1,77,000 71.39 1,77,000 71.39। राजस्व व्यय। नरवेंद्र यहां तक लिख लिए? ठीक है। अब लिखो राजस्व बचत। राजस्व बचत राजस्व बचत में जो है बचत क्या होगा, ये माइनस में हो चला गया, यानी कि जितना इनकम था उससे ज्यादा खर्च हो गया। राजस्व बचत तो ये प्लस और माइनस में होता है, घाटा में अगर अधिक होता तो सरप्लस होता। तो आज तक कहीं का भी बजट सरप्लस जल्दी नहीं होता। बिहार एक दो बार सरप्लस बजट पेश किया है, उसमें कुछ घालमेल करके पेश किया है, जो भी बात रहा हो, लेकिन किया है ना। राजस्व बचत लिखो माइनस 5,186 पॉइंट माइनस यानी घाटा हुआ है, घाटा माइनस 5,186 पॉइंट 57, ये 20-21 में। और 21-22 में लिखो 91,95.90 90 91,95.90 91,95.90। हाँ, अब लिखो पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व बचत के बाद आगे क्या लिखोगे? पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति 38,57.23 पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ है? 38,57.23। ये 20-21 में है। 38,057.23। हाँ 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 38,057.23
57.23, यस राइट। और 21-22 में है 32,235.41, 32,235.41। हाँ, अब है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, पुष्पा लिख रही हो ना? हाँ, पूंजीगत प्राप्ति के बाद पूंजीगत व्यय 46,031.65, 46,031.65। इकतालीस हजार 21-22 में 41,231.31, 41,231.31। यहां तक कंप्लीट पुष्पा? अब लिखो कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति देखो 2,12,000, 2,12,000, 2,12,000 297.06, 2,12,000 297.06 कुल प्राप्ति में, ये 20-21 में। और 21-22 में लिखिए 2,18,000, 2,18,302.70, 2,18,000 कुल प्राप्ति क्या लिखे? कुल प्राप्ति लिख 2,12,297.06 लिख लिए। 2,18,502, 302 ने 502 होगा तो व्यय में है। 2,18,502.70 ये 21-22 में है। कुल प्राप्ति लिखे, उसके बाद लिखो 2,12,297.06, ठीक है। उसके बाद लिखोगे 21-22 में 2,18,502.70, ठीक है। अब लिखो कुल व्यय, कुल व्यय, कुल व्यय 2,25,000, 2,25,458.05, 2,25,458.05 ये 20-21 में। और 21-22 में है 2,18,000
302.70, 2,18,302.70। हाँ, अब लिखो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा लिखो 43,736 66, 43,736.66, ये 20-21 में, और 21-22 में रखा गया कि इसको कम किया जाए, तो 21-22 में है 22,510.78, 22,510.78। अब तुम लोग ये बताओ हमको कि यहां तक फिनिश का हो गया ना सबका? ठीक है, इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। ये अर्थव्यवस्था में बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़े और क्या क्या तुम लोग का छूटा हुआ है? इकोनॉमिक्स में सर अभी हम लोग जीएसटी पढ़ लिए थे सर। ठीक है, जीएसटी हो गया, और उसके बाद सर उसमें वो चल रहा था जीडीपी, जीएफपी, एनएनपी। जीडीपी, एनएनपी ये हो गया। हाँ, ये सब चल रहा था बीच में, 2 ही क्लास में हुआ है सिर्फ। अच्छा ठीक है, ये मुद्रास्फीति हुआ है कि नहीं? जी सर, इन्फ्लेशन भी हो गया था, मुद्रास्फीति, उसका ओवर भी हुआ था सर, पूरा कंप्लीट। अच्छा मुद्रास्फीति पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, डिमांड हुआ था कि नहीं? नहीं सर, डिमांड और सप्लाई नहीं, 2 ही क्लास हुआ ही था। डिमांड एंड सप्लाई नहीं हुआ है, मात्र 2 ही का, ये जीएसटी, जीडीपी, एनएनपी और ये मुद्रास्फीति है ना। एक क्लास में सर इंट्रोडक्शन था, दूसरा क्लास में जीडीपी, जीएनपी और इन्फ्लेशन वगैरह पढ़े थे, बस उसका क्लास हुआ नहीं, तो बंद हो गया। ठीक है, ये कौन सर पढ़ा रहे थे? तो हम बिहार से जुड़े जो अर्थव्यवस्था प्लस भारत से जुड़ा जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको फिर नेक्स्ट में जब मेरा क्लास होगा तो उसको शुरू करें। सर बेरोजगारी हो गया सर, और बजट भी हो गया। हाँ, तो बजट हो गया, बेरोजगारी भी हो गया, ठीक है, और कुछ बताओ। जैसे डिमांड एंड सप्लाई नहीं ना हुआ है? नहीं सर। ठीक है, डिमांड क्या? भुगतान संतुलन हो गया, वो तो समझ गया, भुगतान संतुलन हो गया। जीएसटी, जीडीपी, एनएनपी हो गया तो भुगतान संतुलन हो ही जाएगा। और कुछ बताओ उसमें, इकोनॉमी में इतना हो गया सर, योजना हो गया, ठीक है, और योजना आयोग नहीं हुआ, नीति आयोग हुआ। नीति आयोग हुआ, अब तो नीति आयोग है ना, तो योजना से तो पहले का कुछ पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं ही पूछेगा, तो नीति आयोग से ही प्रश्न आएगा अगर आता है तो। ठीक है, तो इतना टॉपिक हुआ है, इसके अलावा जो और जो 5-7 टॉपिक है वो नहीं हुआ है, यही ना? और कुछ हुआ है तो याद करो, ऐसा ना कि रिपीट हो जाए। और तो मेरे हिसाब से नहीं सर, उतना ही हुआ है। ठीक, चलो ठीक। देख लो, और कुछ अगर इस तरह से बचा हुआ रहेगा तो फिर क्लास में बताना, हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाते हैं पहले, ठीक है? हाँ, डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ा देंगे। बिहार का सहकारिता सब पढ़े हो कि नहीं?
अच्छा, वो सब नहीं पढ़े, ठीक है। ये चल, बिहार का इसमें नहीं हुआ सर, इसमें हुआ सब सेंट्रल का हुआ सर बजट। हाँ सब सेंट्रल का हुआ होगा, ठीक है ठीक है। बिहार का तो इकोनॉमी का एक झलक तो हम तुम लोग को उसमें दे ही दिए हैं, फिर जहां से जो होगा वो सब, वो बिहार का और राज्य का दोनों का लगभग बराबर ही रहता है। जो टॉपिक रहता है जीडीपी का मतलब जो वहां होगा वही जीडीपी का मतलब यहाँ भी होगा क्या? जी सर, बनावट तो लगभग सेम ही होता है। बनावट तो सेम ही होगा, जैसे बजट का ही जो बनावट रहता है लगभग सेम ही होता है। जो जो मैंने लिखाया अभी वो राज्य का, बिहार राज्य का है, तो वही वही केंद्र में भी रहता है सेम। प्राप्ति कितना व्यय हुआ, कितना कैपिटल पूंजी है, कितना आया, कितना हम पूरा टोटली कुल प्राप्ति कितना हुआ, कुल व्यय कितना हुआ, है ना। तो कुल प्राप्ति से जब कुल व्यय अधिक हो जाता है तो उसको बजट, घाटे का बजट कहते हैं, नहीं? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके।